स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी लोगों को पेपर हैकर्स के यूट्यूब चैनल पर पुनः आज स्वागत करते हैं। और आज हमारी जो ज्योग्राफी की तीसरी वीडियो होगी। इससे पहले जो दो वीडियो हम बना चुके हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब उनको क्रम से किसी भी वीडियो को देखेंगे तो आपको मेरे साथ पढ़ने के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मेरे साथ पढ़िए, तुरंत याद हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, और नहीं तो आपको 80 से 90% साथ में ही क्लियर होगा। और 1-2 घंटे बाद के देखने के बाद आपका 100% क्लियर हो जाएगा जो भी हमने पढ़ाया है। क्योंकि मैं इतना लेवल लेकर चल रहा हूँ कि आपको किसी भी किताब की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है बस उसी को आप पढ़िए, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना आप मुझ पर विश्वास बना के रखिए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम उससे कई ज़्यादा लेवल तक हम लेकर के चल रहे हैं। इससे ऊपर लेवल तक नहीं जा सकता। चलिए, तो कल जो हमने बताया है, क्या बताया है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, और भारत के जलीय सीमा बनाने वाले राज्य, और भारत की कितनी जलीय सीमा है। इन सभी चीज़ों पर कल हम चर्चा कर चुके हैं, और वहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज हम क्या देखेंगे कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी जो सीमा भारत से लगती है उस सीमा के नाम क्या हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं। ठीक है, चलिए, तो आप एक हेडिंग डालेंगे भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों की सीमाएं। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो सीमा भारत से लगती है उस सीमा को कोई नाम दिया गया है, उनके बारे में देखेंगे कि उसको क्या नाम दिया गया है। चलिए, यहाँ पर जैसे सबसे पहले देखेंगे भारत और किसके बीच, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको कहते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ सीमा रेखा। जो हमने कल बताया था आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है लगभग 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है। और इसके बीच जो सीमा रेखा है इसको नाम दिया रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ नामक एक मतलब अंग्रेज थे, उन्होंने इस सीमा रेखा को दोनों देशों को जब विभाजित किया था तो इनके बीच एक बाउंड्री खींची थी, किसने, रेड क्लिफ ने। तो उन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ सीमा रेखा रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी सीमा देखेंगे कि भारत और चीन के बीच, भारत और चीन, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या नाम दिया गया है, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको क्या कहेंगे, रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको कहेंगे मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश के पास में। ठीक है, और ये जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा है ये जम्मू कश्मीर के पास। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे हम भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान।
भारत और अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है इसको कहेंगे डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और अफगानिस्तान। लेकिन इसका अगर एग्जैक्ट आपके पास ऑप्शन मिले भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो आप उस ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और उस ऑप्शन को आप टिक करेंगे। अगर आए डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है तो आप कहेंगे भारत और अफगानिस्तान। और अगर ऑप्शन में एक भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आंसर है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला टिक करेंगे, क्योंकि ये जो रेखा खींची गई थी उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। ठीक है, तो उसी समय से ये डूरंड रेखा नाम दिया गया है। और ये इस समय कहाँ चली गई है? पाकिस्तान के बंटवारा के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है। ठीक है, आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक और रेखा देखेंगे, भारत और किसके बीच? बांग्लादेश। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है कि किन देशों के बीच कौन सी सीमा रेखा है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है वो 0 डिग्री। शून्य सीमा रेखा, शून्य रेखा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उस रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो शून्य रेखा नाम दिया गया है। आप इन चीज़ों को ऐसे ही नोट कर लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन बनने की अति संभावना है। ठीक है, आप इसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम आपको राज्य और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, और आज हम देखेंगे कि भारत के बीच से एक जो रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, उस रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, उसके बारे में हम इस मैप पर देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल लेंगे कर्क रेखा। ठीक है, कर्क सबसे पहले लिखेंगे कर्क रेखा, यहाँ पर लिखिए कर्क रेखा भारत के भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं आप देखिए। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वाला छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं, इस तरीके से आप इनको नोट कीजिएगा। राजस्थान एक क्रम से अगर देखेंगे तो गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड से आगे पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं, इन राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ पर है? तो लिखेंगे 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री लाइन को हम कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा से जो उत्तर है और दक्षिण है, यहाँ की जलवायु में अंतर पाया जाता है, और ये जलवायु के बारे में हम आपको मानसून वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी तक ये आप देखेंगे कि इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं आप। तो ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद करेंगे? लिखेंगे गरम छज्जा।
गरम छज्जा है, पीछे तुम जाओ। ठीक है, पीछे तुम जाओ, इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। यानी गरम छज्जा है, पीछे तुम जाओ। तो गा से क्या कहेंगे? गुजरात, गुजरात। रा से क्या कहेंगे? राजस्थान। रा से राजस्थान। माँ से कहेंगे मध्य प्रदेश, यानी एमपी, एमपी मध्य प्रदेश। उसके बाद छह से मतलब है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झा का मतलब झारखंड, झारखंड। और झारखंड के बाद हा को क्या कहेंगे? इसको साइलेंट रख देंगे। उसके बाद पीछे का मतलब होगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद ता का मतलब है त्रिपुरा, ता का मतलब त्रिपुरा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद हम लिखेंगे माँ का मतलब क्या लिखेंगे? माँ का मतलब लिखेंगे मिजोरम, मिजोरम। यानी इस ट्रिक के माध्यम से हम भारत के उन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं जिनके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। यानी जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उन राज्यों को हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। कितने राज्यों से गुजरती है? तो हमने बताया आपको 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा किस अक्षांश से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। इन सभी चीजों को आप लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे एक अगली लाइन, अगला पॉइंट लिखेंगे कि कर्क रेखा के नजदीकी शहर। यानी जो कर्क रेखा के नजदीक, हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डालेंगे कर्क रेखा कर्क रेखा के नजदीकी, चलिए नजदीक स्थित, इस तरीके से लिखेंगे, कर्क रेखा के नजदीक स्थित प्रमुख शहर। यानी कर्क रेखा के नजदीक स्थित कुछ प्रमुख शहर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम जानेंगे यहाँ पे। चलिए एक ट्रिक के माध्यम से उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से शहर जो हैं कर्क रेखा के नजदीक हैं। तो एक ट्रिक है गरवा, गरवा। गरबा, गरबा का मतलब क्या है? ये जो 5 शहर इसमें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हैं, आप देखेंगे, क्योंकि इन शहरों को एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन कौन से शहर हैं जो कर्क रेखा के नज़दीक स्थित हैं। तो जिसे कहेंगे गांधीनगर, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल हमने बताया था कि गांधीनगर कहाँ की राजधानी है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। यू का मतलब है उज्जैन, यू का मतलब है उज्जैन।
उज्जैन, और उज्जैन के बाद आर का मतलब है रांची। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि रांची कहाँ की राजधानी है, यानी किस स्टेट की राजधानी, कैपिटल कहाँ है, रांची है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे कि भोपाल, बी का मतलब होता है भोपाल, भोपाल, और ए का मतलब है अगरतला, अगरतला। अगरतला कहाँ की राजधानी है, तो लिखेंगे त्रिपुरा की राजधानी है, क्योंकि जो पूर्वोत्तर भारत के जो प्रदेश हैं इनकी राजधानियां भी पूछी जाती हैं। भोपाल कहाँ की राजधानी है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। उज्जैन भी कहाँ है, मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन। उज्जैन किस लिए जाना जाता है कि उज्जैन में क्या है, कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला उज्जैन में किस नदी के किनारे लगता है, इसको हम आगे आपको बताएंगे, एक क्षिप्रा नदी है। ठीक है, रांची कहाँ की राजधानी है, तो रांची झारखंड की राजधानी है। उसके बाद गांधीनगर हमने बताया आपको गुजरात। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो रांची है, यहां पर आप लिख लेंगे रांची, रांची कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। यानी यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, या फिर कर्क रेखा उस देश की राजधानी के बीच से गुजरती है। ये जो हमने आपको शहर बताए, इनके बीच से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इनके नज़दीक से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, लेकिन रांची एक ऐसा शहर है, झारखंड की राजधानी है, जिसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, यानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित शहर है। ठीक है, आप इस चीज को लिख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे भारत की मानक रेखा। मानक रेखा के बारे में देखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे मानक रेखा। मानक रेखा, मानक रेखा के बारे में लिखेंगे, एक दो पॉइंट लिख लो पहले कि यह 82.5 डिग्री, यह 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरती है, गुजरती है। हेडिंग कैसे डालेंगे कि भारत की मानक रेखा डालिए, भारत की। ठीक है, भारत की मानक रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरती है। उसके बाद लिखेंगे ये नैनी मिर्जापुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर क्या है, जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, यह नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। यानी एक आपको मैप के थ्रू समझाते हैं हम, मैप के थ्रू देखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है, यहां पर कौन सी रेखा गुजरती है, तो 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं भारतीय मानक रेखा। ठीक है, जो भारतीय मानक रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर एक बिंदु है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, इसको हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में नैनी,
नैनी मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ? ये इलाहाबाद के पास है, यानी नैनी मिर्जापुर, मिर्जापुर कह लीजिए या फिर इलाहाबाद। तो नैनी मिर्जापुर से ये रेखा गुजरती है, कौन सी? 182 डिग्री। इस जो मानक रेखा है, इस रेखा से क्या तय होता है कि इस रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है कि पूरे देश में एक समय पर ही, अगर प्रयागराज में 12 बजे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी उसी समय 12 बजेंगे और गुजरात में भी 12 बजेंगे। इस तरीके से इन चीज़ों को ये डिसाइड करती है, कौन सी? मानक समय रेखा। ठीक है, तो आपने 2 पॉइंट इसके बारे में लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे अगला पॉइंट, लिखेंगे ये जो मानक रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं उनको देखेंगे कि भारत मानक रेखा भारत के किन 5 राज्यों से गुजरती है। चलिए देखिए मैप पर, सबसे पहले ये कौन सा देश है? तो वो नेपाल देश है, उसकी बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मानक रेखा आती है वो कहाँ है? यूपी में। उसके बाद ये वाला भाग है, ये कहाँ है? एमपी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से मानक रेखा कहाँ जाती है? तो ये भाग है वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जाती है? तो उड़ीसा। उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये वाला भाग कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यानी भारत जो मानक रेखा है, भारतीय मानक रेखा, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इन 5 राज्यों को हम एक ट्रिक से भी याद करेंगे, देखेंगे उस ट्रिक को। 5 राज्यों को हम देखेंगे, उ मो का। ठीक है, उमोका। उमोका का मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है, और इनको इसके राज्यों को एक ट्रिक बनाने के लिए इन शब्दों का यूज कर लिया गया है। आप अपनी तरीके से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, मतलब सेंस होना चाहिए कि हमें बस 5 राज्य याद होने चाहिए कि वो कौन कौन से 5 राज्य हैं। ठीक है, तो इसका यू का मतलब समझेंगे कि हम, यू का मतलब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और एम का मतलब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कहां जाएंगे? उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद कहां जाएंगे? तो आंध्र प्रदेश, आंध्रा। इस तरीके से, इस ट्रिक के माध्यम से हम उन 5 राज्यों को याद कर सकते हैं जहां से मानक रेखा गुजरती है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि मानक रेखा में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसका मतलब है कि जो 1 डिग्री पृथ्वी पर 1 डिग्री चलने के, तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। ये क्या है? ये मतलब यहाँ से एक समय का निर्धारण होता है कि अगर पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है जितने समय में, वो कितना समय होता है? 4 मिनट का समय होता है। ठीक है, आप इसको एग्जाम में ये आता है, इस तरीके से आएगा कि भारत का, इसी तरीके से आप एक पॉइंट और नोट करेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, चलिए एक पॉइंट और नोट कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात,
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतर है। इस तरीके से लिखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य सूर्य उदय का लगभग 2 घंटे का अंतर है। यहां पर लिख सकते हैं सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय का लगभग 2 घंटे का अंतर है। चलिए हम लिख ही दे रहे हैं। सूर्योदय का लगभग 2 घंटे का अंतर है। वो कैसे, ये हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा देंगे। ये इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य कितने घंटे का अंतर हो, सूर्य उदय का कितने घंटे का अंतर होता है, तो आपका आंसर होगा 2 घंटे का अंतर होता है। वो हम समझा रहे हैं कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। चलिए मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल के तहत देखेंगे कि कितने डिग्री का हमारी पृथ्वी जो है कितने डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक गोला जो होता है वो 360 डिग्री का ही होता है। ठीक है, वृत्त होता है 360 डिग्री का, तो पृथ्वी क्या है, गोला है। 360 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितने घंटे का समय लगता है, तो आप कहेंगे 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जब 24 घंटे का समय 360 डिग्री घूमने के लिए लगेगा, तो फिर 1 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। क्यों? इनको काटेंगे तो किससे काटेंगे, 15 से कटेगा। 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो 15 डिग्री, तो 4 मिनट में कितना डिग्री हुआ, 1 डिग्री बराबर कितना हुआ, 4 मिनट। या फिर लिख सकते हैं 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। यानी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो हमने आपको बताया था, सबसे पहली वीडियो में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश का अंतिम बिंदु कितना देशांतर है, 97 डिग्री 25 मिनट। और गुजरात का जो अंतिम बिंदु है वो कितने देशांतर पर है, 68 डिग्री और 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच कितने डिग्री का अंतर है, तो आप माइनस कर लेंगे। इस तरीके से आप समझेंगे 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट, इन दोनों के बीच कितना अंतर हुआ, माइनस करेंगे हम 18 मिनट। और यहाँ पर कितना होगा, 15 में से 8 गए, 17 से 8 गए 9, और यहाँ 8 में से 2 गए, 8 में से 6 गए 2, यानी 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर है। कहाँ, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच इतने डिग्री का अंतर है। ठीक है, अब सूर्योदय कहाँ से होता है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद में कहाँ अस्त होगा, गुजरात में। तो इन दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर हुआ, आपको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनकी 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 29 डिग्री और 18 मिनट की जब हम 4 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कितने डिग्री का, कितने मतलब मिनट का कितना मिनट आएगा। आप देखेंगे 4 से गुणा करेंगे इनको हम,
तो ये लगभग 120 के करीब आएगा। ठीक है, तो जब 120 के करीब आएगा तो 120 मिनट बराबर 2 घंटे। तो इसीलिए बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। चाहे तो आप गुणा करके भी देखेंगे, अगर 29 की गुणा ही 4 से कर लीजिए तो कितना आएगा, 4 ने 36, ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 3 11। ठीक है, जब हम 29 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 116 मिनट, 116 मिनट। इस तरीके से, और 18 डिग्री भी है तो लगभग में 120 मिनट के करीब आता है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ पाए होंगे। ये क्या, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। और मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, तो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात भी आसानी से समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और भी बनता है, उसको भी यहीं लिख लीजिए, यहाँ पर चलिए दूसरे पेन से लिख रहे हैं। भारत का इस तरीके से, भारत का समय, भारत का समय ग्रीनविच 0 डिग्री, ग्रीनविच 0 डिग्री, ब्रैकेट में 0 डिग्री लिख लेंगे क्योंकि ग्रीनविच जो माध्य रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर से गुजरती है। तो भारत का समय ग्रीनविच लंदन के समय से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है, आगे है। इसका मतलब आप समझे होंगे कि जो भारत का समय है वो लंदन के समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। यानी हमारे यहाँ और लंदन के समय के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। हमारे यहाँ सूर्योदय पहले होता है और लंदन में बाद के होता है। तो 5.5 घंटे का अंतर है। किस बिहाफ पर हमने कहा है, तो आपको बताया है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है कि 1 डिग्री बराबर 1.5 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारी जो मानक रेखा है कितनी है, 82.5 डिग्री, और लंदन की जो मानक रेखा है वो कितनी है, 0 डिग्री, जो हमने अभी बताया है 0 डिग्री ग्रीनविच। तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच कितना अंतर है, 82.5 डिग्री। तो जब आप 82.5 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो लगभग 5.5 घंटे का यानी 330 मिनट के करीब आएगा, जो कितना होता है 5.5 घंटे, 330 मिनट बराबर 5.5 घंटे। तो इस तरीके से आप किसी भी देश की, किसी भी स्थान की समय को ज्ञात कर सकते हैं कि किस स्थान पर कितना समय है और किस स्थान पर, दोनों स्थानों के बीच कितने समय का अंतर है। ठीक है, क्योंकि एक जो मानक रेखा बनाई जाती है पूरे देश का टाइम जोन एक होने की वजह से इस रेखा को मतलब बनाया जाता है। ये कोई रेखा पृथ्वी पर खिंची हुई नहीं है, इसको एक काल्पनिक रेखा माना गया है जिससे हमें समय निर्धारित करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलिए अब हम देखेंगे कि भारत में कुछ द्वीप पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने आपको नहीं बताया है क्योंकि बाकी तो हम पूरे भारत के परिचय को पढ़ ही चुके हैं। अब इसमें परिचय में भारत के कुछ नहीं बचा है। आज हम देखेंगे अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा, और आप हेडिंग डाल लेंगे अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की बात करें तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि इसमें लगभग कितने द्वीप हैं। तो इसमें द्वीप लिखेंगे 572, लगभग, एग्जैक्ट कुछ नहीं, लगभग में 572 द्वीप हैं। इनमें से भी मुख्य द्वीप कितने हैं, मुख्य द्वीप हैं 204,
204 लगभग मुख्य द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार की स्थिति मैप पर अब देखेंगे तो कहाँ पर मिलेगी। चलिए देखिए, ये वाले जो द्वीप हैं, ये द्वीप कहाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में। जो बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप हैं, इन द्वीपों को क्या नाम दिया गया है, अंडमान। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब देखेंगे, ये वाले जो द्वीप हैं इन्हें हम कहेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ये वाले द्वीप, ये लगभग कितने द्वीप हैं, तो 572 द्वीप हैं, और इनमें से भी मुख्य द्वीप जो हैं वो 204 द्वीप को मुख्य द्वीप कहा गया है। इनकी हम यहाँ पर स्थिति बनाएंगे तो आपको समझाएंगे कि कौन कौन से द्वीप हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप बना लेंगे। ये मुख्य रूप से एक, चलिए एक और यहाँ पर भी बना लीजिए। ठीक है, जो सबसे उत्तरी द्वीप है उस द्वीप को क्या कहेंगे, हम इन द्वीपों को अलग अलग नाम दे देंगे। तो सबसे उत्तरी द्वीप है उसे हम कहेंगे उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। उसके बाद इसको हम नाम देंगे मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और इसको हम नाम देंगे मध्य अंडमान, इसको नाम क्या देंगे हम, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। उसके बाद इसको नाम देंगे लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। और इस द्वीप को नाम क्या देंगे, कार निकोबार। कार निकोबार। और इसको नाम देंगे मध्य निकोबार। मध्य निकोबार। उसके बाद जो लास्ट द्वीप है, इस द्वीप को नाम देंगे हम ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। मतलब ये जो मुख्य द्वीप हमने बनाए हैं, कुल द्वीप बताए 572, मुख्य द्वीप कितने हैं 204। उसमें से भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है उन द्वीपों को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर एक द्वीप और है, चलिए देखेंगे। यहाँ पर एक द्वीप यहाँ पर समझ लीजिए, और एक द्वीप इस तरीके से। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर भी हैं इस तरीके से, उनको हम बाद के एक पॉइंट में बता देंगे। ठीक है, इस द्वीप को हम क्या नाम दे देंगे, तो आप दे देंगे बैरिन द्वीप। चलिए इस द्वीप को हम बैरिन द्वीप कह देंगे, बैरिन, बैरिन द्वीप। ठीक है, इस तरीके से आप इन द्वीपों को अपने मतलब पेज पे बना लेंगे। इनके बाद इनके मध्य कुछ खास बात है, उसको भी डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम लिखाएंगे भी। ठीक है, अभी आप इस मैप को मतलब यहाँ पर हम समझा नहीं सकते क्योंकि बहुत नज़दीकी देश हैं, मतलब नज़दीकी द्वीप हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग करके बना लिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप इसी तरीके से बना लीजिए और हम जो बताएं उस तरीके से लिखिए। यहाँ पर ऊपर कौन सा देश है, म्यांमार देश।
क्वेश्चन बनता है कि अंडमान के सबसे नज़दीक देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा म्यांमार देश। और म्यांमार देश और उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कोको चैनल। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, कोको चैनल। इस तरीके से लिखेंगे कोको चैनल, यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, हम इस तरीके से शॉर्ट में लिखा दे रहे हैं, कोको, कोको चैनल। कोको चैनल, ठीक है। कोको चैनल किन दो देशों के बीच, अंडमान और, मतलब किन के बीच है, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच। उसके बाद आएंगे नीचे तो एक दूसरा चैनल पड़ता है यहाँ पर, किसके बीच, दक्षिणी अंडमान। ये वाला कौन सा है, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पर नहीं, चलिए हाँ अब देखेंगे कि जो दूसरा चैनल है वो कहाँ है, जो दक्कन चैनल है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। तो दक्षिणी अंडमान कौन सा है, ये वाला दक्षिणी अंडमान है। ठीक है, और ये वाला लिटिल अंडमान है। तो इन दोनों के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं दक्कन चैनल। चलिए यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हैं, दक्कन, दक्कन चैनल, दक्कन चैनल। दक्कन चैनल को एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे ट्रिक होती है साला, तो सा का मतलब साउथ अंडमान और ला का मतलब लिटिल अंडमान। तो दोनों के बीच में कौन सा चैनल, दक्कन चैनल। हम अगले पेज पे लिखाएंगे, अभी मैप को आप इस तरीके से बना लीजिए। उसके बाद लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल है, उसको भी देखेंगे। यहाँ पर एक चैनल है, इस चैनल को क्या नाम देंगे, तो इस चैनल को नाम देंगे 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। उसके बाद जो लास्ट द्वीप है यहाँ पर कौन सा, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया, इधर कौन सा देश है, इंडोनेशिया। इन दोनों के बीच एक चैनल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल। दूसरे पेन से लिखें, चलिए ये वाला जो चैनल है इसे ग्रेट चैनल, इसे कहेंगे हम ग्रेट चैनल। तो इन सब पॉइंटों को हम अब एक पेज पे लिख लेंगे, आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। चलिए अंडमान निकोबार में हमने कुछ जो बिंदु अभी मैप पर समझाए हैं उनको एक एक पॉइंट से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक, चलिए लिखेंगे उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान और कौन सा, म्यांमार। उत्तरी अंडमान और म्यांमार। उसके बाद देखेंगे साउथ, दक्षिणी, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। उसके बाद देखेंगे लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। कार निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया।
आप इस तरीके से बना लेंगे। अब हम देखेंगे इन सभी देशों के बीच में कौन कौन से चैनल हैं, ठीक है। तो अभी हमने बताया था उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल है, तो कोको चैनल, ठीक है, लिखेंगे कोको चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है, चैनल का मतलब ऐसा होता है कि जो दो जलीय निकायों को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है उसे चैनल कहते हैं, ठीक है। जो पहाड़ी क्षेत्र में दो हिस्सों को जोड़ने वाला मतलब रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। उसी तरीके से समुद्र में दो हिस्सों को जोड़ने वाले रास्ते को चैनल कहते हैं। उसके बाद देखेंगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा है, दक्कन चैनल, दक्कन चैनल। और लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में कौन सा है, तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। और ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है, महान चैनल, जिसे हम ग्रेट चैनल कहते हैं, महान चैनल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, ये चैनल के बारे में पढ़ा है। अब 2 पॉइंट और लिखेंगे तभी अंडमान खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे कि सब अंडमान पर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं उनके बारे में और लिख लेंगे। बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी ये एक कैसा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। और उसके बाद नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी ये कैसा है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी। यानी सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें लावा कभी भी, लावा का उद्गार हो सकता है, कभी भी लावा निकल सकता है। लेकिन सुषुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें लंबे समय से लावा नहीं निकला है और आगे भविष्य में निकलने की संभावना है। एक तीसरे तरीके की ज्वालामुखी होता है मृत ज्वालामुखी। भाई ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें क्रेटर पर पानी भर जाता है, जो भविष्य में ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना 0 हो जाती है, उस ज्वालामुखी को मृत कहते हैं। और जिसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है उसे हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और जिनमें लगातार थोड़े थोड़े समय पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होती रहती है उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये जो 2 ज्वालामुखी भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे अंडमान का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताया हमने ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है। और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर मध्य अंडमान की क्या है, राजधानी। आप लिख भी लेंगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान का, ठीक है। इस किसका, अंडमान का। इस पर क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर राजधानी। जो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, किस द्वीप पर है, अंडमान द्वीप पर है, ठीक है। ये अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सेलुलर जेल भी यहीं पर है, सेलुलर जेल, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल किस बात के लिए जानी जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे काला पानी की सजा, काला पानी की सजा। काला पानी की सजा के लिए कहाँ भेजा जाता है, तो सेलुलर जेल, कहाँ, मध्य अंडमान में, ठीक है। एक और पॉइंट लिखेंगे, भारत का, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा द्वीप लिखेंगे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार,
इस द्वीप की क्या खासियत हमने बताई थी आपको, जब हम पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट पढ़ा रहे थे, तब बताया था कि जो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो किस द्वीप पर है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में हम लक्षद्वीप पर चर्चा करेंगे और कुछ बचे हुए 2-3 द्वीप हैं वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए नमस्कार, बने रहिए, आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते